आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज जो हम लोग सीटेट टेट्स का जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी का जो वीडियो चल रहा था उसी का अगला पार्ट लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे। पिछला क्वेश्चन जो आप लोगों जो पीछे का जो क्वेश्चन है आपको पिछले पार्ट्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी विशेष वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें किस रणनीति से बचना चाहिए यानी कि उसको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन है स्मृति सहायक विधियां लागू करना, ये तो करना चाहिए। संगठनात्मक चार्ट बनाना, ये भी होना चाहिए। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मतलब जो उस चीज से कोई रिलेटेड नहीं है वैसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मानसिक विचित्र का उपयोग करना, ये सब करना चाहिए। तो ये 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री जो डैश है बेहतर हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, तो जटिल और व्यापक होगा तो नहीं सीखेगा ना सही ढंग से। मौजूदा ज्ञान से जुड़िए, जो हम लोग सीख रहे हैं, जो बच्चा सीखना चाहता है उससे रिलेटेड जो है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे तो बेटर और अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स सीख पाएंगे। तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में भी योगदान देता है। विफलता मतलब वो अनसक्सेस करेगा, उसको फेल वर्क करने के लिए जो है कौन सा योगदान करेगा। तो जो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा ऑप्शन 2 वही होगा। ये जैसे समावेशी दर्शन ये सब होना चाहिए। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये भी होना चाहिए। अनुभवात्मक शिक्षा ये भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये विफलता की ओर लेके जाएगा बच्चे को। तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अभी फिलहाल ये ठीक होगा क्योंकि विफलता में योगदान देने वाला यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी सही है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। ठीक है, और चौथा है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये हो गया इसका आंसर, करेक्ट आंसर है चौथा, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो 2005 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण तो देना ही चाहिए, ये होगा। उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ये जो है असतत उदाहरण आपको नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण दे सकते हैं और उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप ये भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर 25 का 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान कहलाता है इसको बोलते हैं अधिसंज्ञान। ठीक है, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा ये सब कुछ नहीं है, इसमें हो गया अधिसंज्ञान। ठीक है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है, अधिसंज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। ये सब चरण जो है समस्या समाधान का चरण है। ठीक है, ये सब जो चरण है जो भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कठिनाइयों की पहचान होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, संभावित समाधान होना चाहिए, परिणामों की खोज होगा, ये समस्या समाधान इसका ही महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अभिकथन क्या है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, यह है अभिकथन। और इसका कारण क्या है, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। तो ये जो है ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक दूसरे को मिला के बोल रहा है। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक होता है और ये विद्यार्थियों के लिए जो है पॉजिटिव व्यू में लेके जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, डैश जो है विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना, जब बच्चे को बोरियत कब होगा, गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने, वो कोई भी काम को कर रहे हैं अगर उनको महत्व नहीं दीजिएगा तो वो बोरियत महसूस करेंगे। तो इसका ऑप्शन सही है करेक्ट 1। ठीक है, नंबर 2 में जैसे है गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर तो वो तो अच्छा लगे ना उसको। अब वो भी कोई भी गतिविधि कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए एज ए टीचर। उन्हें सफलता मिलने पर वो बोरियत तो महसूस करेगा ही नहीं। उनकी सफलता की अपेक्षा करने पर भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ ऑप्शन हो गया 1, गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर वह बच्चा बोरियत महसूस करने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने पर अनुचित तरीका है। अनुचित तरीका, देखिए अनुचित तरीका जो उचित नहीं है,
तो विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये इसको तो अब यही आंसर है, जो कि उसके क्षमता पर नहीं, उस पर कुछ और अलग भी सिखाना पड़ेगा। जैसे गतिविधियों की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, ये होना चाहिए। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, ये भी होना चाहिए। और अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि, अन्य विद्यार्थियों के साथ बिना तुलना किए, तो ये भी होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, अनुचित तरीका है ये ऑप्शन ए 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।